नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान ब्रह्मोस एनजी को लेके काफ़ी अपडेट सामने आया था और बताया गया था कि अब इसको सिर्फ इंडियन डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि इसको आगे चल के एक्सपोर्ट करने के लिए भी एम रखा गया है। अभी एक लाइटवेट वेरिएंट होगा तो इससे कोई भी एयरक्राफ्ट कैरी कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस ए की बात करें यानी कि एयर लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें तो इसको सिर्फ सुखोई ही कैरी कर सकता है और इसके लिए इसकी एयरफ्रेम को मॉडिफाई करना पड़ता है। जबकि ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको कोई भी एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी कर पाएगा। अब ऐसा सुनने को मिला है कि डिफेंस एक्सपो के बाद अभी कई सुखोई ऑपरेटर की तरफ से भी ब्रह्मोस एनजी को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, फिर इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अभी वियतनाम की तरफ से, इंडोनेशिया की तरफ से और मलेशिया की तरफ से ऑफिशियली ब्रह्मोस एनजी को खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकाश किया गया और वो अपनी सुखोई फ्लीट में इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब अगर इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो ब्रह्मोस ए के मुकाबले इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस ए की एक्सपोर्ट में कई बाधाएं सामने आ सकते हैं। जैसे कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर है अभी और इसको अभी 800 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है और जो भी देश अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए उनको इसको एक्सपोर्ट करने में परेशानी हो सकती है या फिर इसको रिड्यूस करके उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही ब्रह्मोस ए को सिर्फ सुखोई में ही कैरी किया जा सकता है, जो कि एक 2.5 टन क्लास की मिसाइल होने वाली है और एक सुखोई में एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस ए को इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसी वजह से अभी इसकी एक्सपोर्ट चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और खास करके जो देश होते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो इस साइज में काफ़ी छोटा रहेगा और इसकी वेट भी बस 1.6 टन के आसपास होगा, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड मार्क 3.5 तक होने की बात की गई है और ये 290 किलोमीटर के आसपास रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको किसी भी फाइटर जेट में हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी हद तक वाइड रहने वाला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक्सपोर्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जो भी देश पहले ब्रह्मोस ए को खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे वो अभी ब्रह्मोस एनजी को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी बात करें तो हम इसको आगे चल के अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगला अपडेट एरियल रिफिलिंग सिस्टम को लेके। आप सब जानते होंगे कि भारत की तरफ से अभी नए एरियल टैंकर को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसके लिए सेकेंड हैंड कंडीशन में बोइंग की 767 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था और उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया था। इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड को डेवलप करने का फैसला किया गया और इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात की गई है, जिसमें बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को पहले एचएएल को और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद इनमें जो रिफिलिंग पॉड को लगाया जाएगा उनको डेवलप करने के लिए अभी सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को एक साथ मिलकर इसको डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। अब इनिशियली इसमें A330 प्लेटफॉर्म को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन वो टेंडर कैंसिल होने के बाद एचएएल की तरफ से बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया से सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको बाद में एचएएल की तरफ से मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया और डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट में अभी टोटल 3 रिफिलिंग पॉड को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिनमें से 2 पॉड इसकी दोनों विंग सेक्शन में माउंट किए जाएंगे और एक पॉड को इसकी फ्यूजलाज सेक्शन की रियर सेक्शन में माउंट किया जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भी एमका के लिए भी एक स्टेल्थ रिट्रैकेबल एयर टू एयर रिफिलिंग पॉड को डेवलप करने का प्लान किया गया है, जिसे पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा। अभी के लिए हमारे तेजस में जिन रिफिलिंग प्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है उनको यूके की एक कंपनी कोभाम की तरफ से सप्लाई किया जाता है और सेम सिस्टम को हम तेजस MK2 में भी इस्तेमाल करने वाला और इसको लेके अभी अर्जेंटीना को इसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो अभी आगे चल के एमका के लिए कंप्लीट इंडिजिनस रिफिलिंग प्रॉप को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एवरो एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के बदले इनको एचएएल की तरफ से अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको सीधे तौर पर रिप्लेस करने का ऑप्शन चुना गया था और कुल मिलाकर 56 एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए
56 C-290 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। इनमें से इनिशियल बैच में लगभग 16 एयरक्राफ्ट को सीधे तौर पर एयरबस की स्पेन वाली फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करके इनको भारत को डिलीवर करने की बात की गई थी, लेकिन बाकी बचे सभी 40 एयरक्राफ्ट को टाटा एयरबस की जॉइंट फैसिलिटी में भारत में बनाने का प्लान किया गया था। तो फाइनली इस फैसिलिटी को अभी बड़ोदरा में बनाने का फैसला किया गया है और आज इसकी फाउंडेशन स्टोन को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्लेस किया गया है। ये फैसिलिटी आगे चल के सिर्फ 40 C-290 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाली है, बल्कि एयरबस की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा होने वाला है, जिसमें आगे चल के बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और इसकी सब सिस्टम को अलग अलग देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और अभी भारत की तरफ से भी एडिशनल C-290 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, जिनको आगे चल के हम अपनी N-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे चल के भारत की तरफ से भी C-290 एयरक्राफ्ट की फर्दर ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।